नमस्कार दोस्तों, धातुक्रम का नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एल्युमिनियम का धातुक्रम, जिसके बारे में कुछ हिंट्स मैं आपको पिछली क्लास में दे चुका था। देखिए, एल्युमिनियम के धातुक्रम में सबसे पहले हमारे पास है प्रमुख अयस्क जिनकी हमने बात की थी। पहला हो गया आपके पास Al2O3.2H2O, इसको हम कहते हैं बॉक्साइट। ये आपका क्या, बॉक्साइट। नेक्स्ट दूसरा होता है आपके पास Al2O3.1H2O, यहाँ 2 है या 1 है। तीसरा Al2O3, मैंने आपसे कहा था ये बॉक्साइट। ये हो गया डायस्पोर। नेक्स्ट ये हो गया आपका कोरंडम या एलुमिना। एक होता है आपका फ्लूरस्पार Na3Al F6, इसको बोलते हैं आप इसको बोलते हैं आप क्रायोलाइट। ये हो गया आपका क्रायोलाइट। नेक्स्ट, तो हमने बात की थी प्रमुख अयस्क, मेन तो यही है। और कुछ अयस्क अगर आपको देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, पर जनरल और जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पूछता है, वो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। Al2O3.2H2O बॉक्साइट, 1H2O डायस्पोर, नो H2O कोई भी H2O नहीं है तो कोरंडम या एल्युमिना होता है। Na3Al F6 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे ही आप कह सकते हो माइका, अभ्रक, वो भी इसका एक क्या है, अयस्क है। अगर उसको आप देखना चाहें तो देखो, यहां से एक और अयस्क बन सकता है आपका K2O Al2O3.SiO2.H2O। यहां लगा दो 3, यहां लगा दो 2, 3 दूनी 6, यहां लगा दो 2। ये हो गई आपकी अभ्रक या माइका। एक नाम आपने और सुना होगा, क्ले। अगर मैं इसको हटाकर खाली ये कर दूं Al2O3.SiO2.H2O, अगर यहां लगा दूं 2, यहां भी लगा दूं 2, तो ये बन जाएगी आपकी क्ले। ये क्या आपका क्ले है। पर ये जनरली जो आपके पास है अयस्क, ये आपको नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं वो सिंपली आपका एक तो बॉक्साइट और या पूछा जाएगा आपको क्रायोलाइट। नेक्स्ट, उसके बाद आपने अगली बात की थी का एल्युमिनियम की धातुक्रम में मैंने आपसे कहा था कि 3 स्टेप प्रमुख होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं? सबसे पहले होता है इसका सांद्रण। सबसे पहले होगा इसका सांद्रण, हॉल, बेयर और सरफेक की विधि। दूसरा होता है फिर इसमें आपके पास इसका वैद्युत अपघटन, वो होता है हॉल और होराल्ट की विधि से वैद्युत अपघटन। और तीसरा होता है आपके पास प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। ये होता है हूप की विधि से शुद्धिकरण। इसमें काम आती है हूप की विधि, ठीक है। इसमें काम आती है हॉल और हेराल्ट की विधि, हॉल व हेराल्ट की विधि। और इसमें काम आती है हॉल, बेयर और सरफेक। ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, इन 2 का हमें स्टडी करना है। सांद्रण को मैं आपको एक चार्ट के जरिए बता चुका था, आज उस चार्ट से हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, हिंदुस्तान में जो प्रमुख अयस्क है या ज्यादातर जो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया Al2O3.2H2O। इसका सांद्रण करना, एक होगी हाल की विधि, एक होगी बेयर की विधि और एक होगी सरपेक की विधि। इसी ढंग से याद कर ले आप। ये तीर के निशान बता रहे हैं कि हॉल और बेयर में तो सिंपली क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनेगा, जिसका नाम है NaAlO2। नाम हो गया सोडियम मेटा एल्युमिनेट। पिछले लेक्चर में यहां तक हम स्टडी कर चुके थे, पर आज इसकी डिटेल बतानी है, तो एक बार चार्ट को फिर से दोहरा लेते हैं। नेक्स्ट, यहां से बनता है आपके पास Al, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये 2 मोल ऑफ सोडियम मेटा एल्युमिनेट। यह है आपके पास हॉल की विधि, यह आपके पास बेयर की विधि और यह है आपके पास सरपेक की विधि। इन तीनों का जल अपघटन करते हैं। तीनों का आपने क्या किया, जल अपघटन। तो जैसे ही आप जल अपघटन करोगे तो इनसे बनेगा 2Al
OH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे इसको आप गर्म करोगे, तीनों विधियों में गर्म करोगे, तो गर्म करने से -3H2O यहां से बाहर चला जाएगा और पीछे क्या बचेगा आपका Al2O3। ये पिछले अध्याय में मैं बता चुका था। अब एक बात और सुनो इसकी, यहां पर बेयर है। बेयर की विधि कब काम में लेते हैं? जब आपके पास अयस्क में Fe2O3 प्लस सिलिका दोनों की अशुद्धि हो। यह काम में लेनी है आपको Fe2O3 की अशुद्धि हो। कौन कौन सी अशुद्धि हो तब क्या काम में लोगे आप? तो आप कहोगे अगर हमारे पास Fe2O3 की अशुद्धि है तो हाल काम में लेंगे, अगर Fe2O3 और सिलिका की अशुद्धि है तो बेयर काम में लेंगे, और अगर आपके पास केवल सिलिका की अशुद्धि है, SiO2 की अशुद्धि है, तो आप सरपेक की विधि काम में लोगे। अब कंसेप्ट क्या है? यहां लिखा हुआ सब कुछ, ये 9 रिएक्शन है। 1 2 3 9 रिएक्शन है, ये 9 रिएक्शन है। अब 9 रिएक्शन को करना कैसे आपको? तो तरीका अगर यह आपने याद कर लिया, याद करने में कुछ भी नहीं है। ये आपका बॉक्साइट है, बॉक्साइट से हॉल और बेयर में तो बनता है मेटा एल्युमिनेट, जल अपघटन करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, पानी बाहर निकला एल्युमिना। इसमें ये ध्यान रखना एलन। अब डालते क्या क्या वो भी सुनो। इसमें डालते 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, 3C और N2। बेयर में डालते NaOH और इसमें डालते Na2CO3। बस कंसेप्ट यही है। यहां आपको ध्यान रखना है उप उत्पाद के रूप में इस सरपेक में अमोनिया बाहर निकलती है NH3, और इसमें जो डालोगे वही निकालोगे। Na2CO3 निकाल देना, इसमें NaOH निकाल देना, लेकिन इसमें क्या बाहर निकलेगी? अमोनिया। चलो एक रिएक्शन करते हैं। तो जैसे देखो अब इसका यूज कैसे करना आपको। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी अयस्क में सिलिका की अशुद्धि है, क्या आप इसे पृथक कर सकते हैं? उस विधि का नाम लिखो और उसकी रासायनिक समीकरणें दो। तो आप कहोगे हाँ, सिलिका की अशुद्धि को हम सरपेक की विधि से पृथक कर सकते हैं, जिसकी रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न है। बिना दिमाग लगाए चार्ट का उपयोग करो आप। बस देखो कैसे। सबसे पहले क्या आपके पास सरपेक में ये वाले से क्या बन रहा है? आपका एलन बन रहा है। तो यहां आपने लिख दिया Al2O3.2H2O प्लस क्या डाला आपने? 3 कार्बन प्लस N2, जो बन गया उसको लिख दो। क्या बन गया आपका? 2Al बन गया। बाकी चीजें बाद में, बैलेंस बाद में करना, जो है उसको लिख दो एक बार। नेक्स्ट, अब एलन का क्या किया आपने? जल अपघटन। ले लो उसको नीचे। तो यहां पर 2Al का जल अपघटन मतलब पानी से अभिक्रिया कराई, तो क्या बन गया आपका? AlOH का होल थ्राइस बन गया। 2 मोल ऑफ AlOH का होल थ्राइस आपका बन गया। नेक्स्ट, ये जो आपका 2AlOH का होल थ्राइस है, इसको जब आप गर्म करोगे तो यहां से जल बाहर चला जाएगा और Al2O3 प्लस 3H2O बन जाएगा। ये रिएक्शन तो बैलेंस ही है बेटा। देखो कैसे। एल्युमिनियम कितने? 2, एल्युमिनियम है 2। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितने? 3 दूनी 6, तो 3 और 3 6। हाइड्रोजन कितने? 3 × 2 6, और यहां पर भी कितना है? 6। सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस है। तो जो हमने चार्ट से रिएक्शन बनाई थी वो सारी की सारी रिएक्शन क्या हमारे पास? एकदम बैलेंस रिएक्शंस है। वो रिएक्शन हमारी एकदम क्या है? बैलेंस हो गई यहां पर। फिर अगली बात क्या आ रही है आपके पास? ये एलन है, इसका आपने क्या किया? H2O से रिएक्ट कराया तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बैलेंस करो तो देखो मैंने क्या कहा? अमोनिया बाहर निकलेगी तो नाइट्रोजन आपको दिख रहा होगा, तो 2 नाइट्रोजन है तो 2NH3 बाहर निकाल दो, 2NH3। अब चेक करो भाई, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H2O पे लगा देना कुछ। एल्युमिनियम 2 बैलेंस, नाइट्रोजन 2 बैलेंस। अब हाइड्रोजन चेक करो तो देखो ये 3 × 2 कितना हो गया बेटा? 6, और ये भी कितना? 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो यहां पर लगा दो 6, तो हाइड्रोजन तो 12। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, तो 3 दूनी 6। ये भी रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास? बैलेंस। और पहले वाली रिएक्शन को बैलेंस करना है, कर दो रिएक्शन को बैलेंस। देखो क्या क्या निकलेगा। एल्युमिनियम 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी बाहर चला गया। अब क्या है आपके पास? क्या बचा हुआ उसको चेक करो। यहां से H2O चला जाएगा बाहर, और 3 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो 3CO बाहर चला गया। तो यहां पर बाहर चला गया 3CO प्लस 2H2O।
ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब याद कुछ नहीं करना है, देखा जाए तब तो रिएक्शनों को तो बिल्कुल याद मत करो। क्या करना आपको, बॉक्साइट आपने क्या डाला उसमें 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, क्या बन गया एलन। एलन का क्या किया आपने, जल अपघटन, अमोनिया बाहर चली गई, क्या बना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही गर्म किया पानी बाहर और क्या बन गया एल्मुना। तो सवाल कैसे पूछा गया बोर्ड में, अगर बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की अशुद्धि है तो वो किस तरह से आप पृथक करोगे, उपयुक्त अभिक्रिया की समीकरण दे। तो आपको ऐसे लिखना था, सरपेक की विधि से इसको हम पृथक कर सकते हैं, सरपेक की विधि से इसको हम अलग कर सकते हैं, प्लस रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। ऐसे ही चलो मैं बेयर को भी समझा देता हूं एक बार, फिर तीसरी आप प्रयास करना। तो नेक्स्ट देखिए बेयर की विधि, बेयर की विधि जिसे हम बोलते हैं निचालन, जिसे हम क्या बोलते हैं रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। कीजिए प्रयास, कुछ नहीं करना, चार्ट पे अपना कंसंट्रेट करो बस। कैसे, एल्मुना NaOH डाला, मेटा एल्मुनेट बन गया बस। तो चलो यहां से ये बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2S2 क्या मिलाया रे भाई, NaOH मिलाया। नेक्स्ट क्या बन गया रे भैया, 2NaAlO2 सोडियम मेटा एल्मुनेट बन गया। आगे कुछ नहीं लिखना, बस जो आगे देख लेंगे क्या नहीं बनेगा। फिर बना हुआ जो आपके पास सोडियम मेटा एल्मुनेट है उसका जल अपघटन कर दो। तो चलो 2NaAlO2 प्लस जल अपघटन किया तो जल अपघटन से हमेशा क्या प्राप्त होता है, जल अपघटन से हमेशा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो आपने प्राप्त कर लिया 2AlOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन तो सब में सेम है, तो यहां पर 2AlOH का होल थ्राइस, इसको आपने गर्म किया तो 3 यहां पर क्या बाहर चला जाएगा, एल्मुना बन जाएगी आपकी Al2O3 प्लस 3H2O। थर्ड रिएक्शन तो हमेशा बैलेंस है इसकी तरह। अब बाकी 2 पे कंसंट्रेट करो। तो बताओ कैसे बनाए इसको, तो देखो जरा ध्यान से, एल्युमिनियम कितना है भाई 2, इधर भी 2, सोडियम भी कितने 2, तो यहां लगा दो 2। अब देख लो क्या रह गया, वो जल की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, शायद एक जल का अणु क्या हो गया, ज्यादा हो गया। देखो कैसे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं भैया 4 और ये 2 6, तो 2 जल डाला 3 निकाला, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका 3H2O। चेक कर लो बैलेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितना भैया, ये 2 और 3 5, 5 और 2 7, ये कितना हो गया 2 × 2 4, 4 और 3 7, बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब यहां से आपको बाहर निकालना है, तो चेक करो क्या करना है। 2 आपके पास क्या है, यहां से 2Na वापस NaOH बाहर निकाल दो, तो आपने क्या कर दिया 2NaOH को एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया जो डाला सो निकाला। जनरली जो Na2CO3 होता है उससे CO2 बाहर जाती है, ठीक है, लेकिन प्राप्त आपको वापस वही होगा। चेक करो, देखिए रिएक्शन बैलेंस हुई है नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है जो कर दो। हाइड्रोजन इधर देखो कितना है, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो यहाँ पर लगा दो आप 4। अब चेक करो ऑक्सीजन, चेक कर लो क्योंकि वो ज्यादा बार आया है। ऑक्सीजन कितना है 4 और 4 8, उधर चेक करो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, बैलेंस है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। दिस इज बेयर मेथड। ऐसे ही आप प्रयास कर सकते हैं होल के मेथड का, ये बोर्ड में पूछी हुई रिएक्शन है। और यहां तक हमने क्या किया मित्रों, यहां आपका हाल का होल को छोड़कर बेयर और सरपेक को मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो एल्युमिनियम के धातुक्रम में 3 स्टेप, कौन कौन से, सांद्रण की 3 विधियां, होल की विधि, बेयर की विधि, सरपेक की विधि। प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, एक पानी का हटाया डाइस्पोर, एक और पानी को निकाला यहां से एल्मुना, Na3AlF6 ये बन गया आपका क्रायोलाइट। उसके बाद अब्रक और क्ले 2 इसके और है, ऐसे याद कर लो Al2O2 SiO2 H2O, 3 दूनी 6, यहाँ 3 यहाँ 2 तो यहाँ 6 हो जाएगा। K2O तो अब्रक बन जाएगी, बिना K2O तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्ले बन जाएगा। नेक्स्ट अगला, फिर क्या कहा आपने, रिएक्शन हमारे हाथ की बात है, अगर हमें चार्ट याद है तो चार्ट में क्या एल्मुना है, Na2CO3 डाला तो क्या होल की विधि, NaOH डाला तो बेयर की, 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन डाला तो सरपेक की। होल और बेयर से प्राप्त होगा सोडियम मेटा एल्मुनेट, इससे प्राप्त होगा Aln, तीनों का जल अपघटन कराया, कॉमन सी बात आई
क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, गर्म किया, पानी बाहर चला गया और एल्युमिना आपका प्राप्त हो गया। जब सिलिका की अशुद्धि है तो कौन सी विधि, सरपेक की विधि। जब सिलिका और Fe2O3 की है तो बेयर, खाली Fe2O3 की है तो हॉल की विधि। और ये इसकी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट चलो अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं इसमें, कौन सा, वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट इसमें हम ले रहे कौन सा, एल्युमिनियम के धातुक्रम की दूसरी स्टेप, वैद्युत अपघटन। तो 2 नंबर वेरी मोस्ट, बोर्ड के लिहाज से वेरी वेरी मोस्ट, और उसका नाम है हॉल व हेराल्ट की विधि। हॉल व हेराल्ट की विधि। देखिए हॉल व हेराल्ट की विधि में क्या करते हैं, सांद्रण में क्या किया था आपने, बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त कर लिया था। अब देखते हैं हॉल और हेराल्ट की विधि में क्या करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो एक बड़ी सी टैंक होती है, ऐसे यूं टैंक, ठीक है, ढलवा लोहे का बना या लोहे का बना। इसके अंदर की तरफ कार्बन का यहां पर कोटेड होता है, कार्बन का अस्तर होता है, ये कार्बन की कोटिंग या कार्बन का अस्तर होता है। ये हो गया कार्बन का अस्तर, यहां पर कार्बन का अस्तर, कार्बन का अस्तर, और बीच में यहां पर ग्रेफाइट की छड़ें होंगी, यहां पर ये होगी ग्रेफाइट की छड़ें, ऐसे ये हो गई ग्रेफाइट की छड़ें, ये हो गई ग्रेफाइट की छड़, और ये हो गई आपके पास क्या, ग्रेफाइट की छड़ें, ग्रेफाइट की छड़ें, ठीक है। ग्रेफाइट की छड़ इस पे काम करती है एनोड का, किसका काम करेगी, एनोड का। और कार्बन का सी और कैथोड का भी सी, तो ये काम करेगा किसका, कैथोड का। सीधा याद रखने का तरीका, कार्बन का सी और कैथोड का भी सी, सी से सी। नेक्स्ट, अब इनको हम वैद्युत अपघटन के लिए वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपने वायर से कनेक्ट कर दिया। अब वहां से जो एल्युमिना प्राप्त हुआ सांद्रण से, उस गलित एल्युमिना को, क्योंकि विद्युत अपघटन की कंडीशन क्या है, विद्युत अपघटन की शर्त है हमेशा का वो गलित या द्रवित अवस्था में होता है। तो आपने यहां पर किसको रख दिया, गलित Al2O3 को इसमें रख दिया, एल्युमिना को इसमें रख दिया। तो आप कहेंगे सांद्रण से प्राप्त एल्युमिना को शुद्धिकृत करने के लिए या थोड़ा शुद्ध करने के लिए हॉल व हेराल्ट की विधि में रखा। यहां पर जो एल्युमिना होता है उसका विद्युत अपघटन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इस जो आपके पास ये जो एल्युमिना होता है इसका गलनांक होता है 23 केल्विन, 23 केल्विन, और इतना ज्यादा गलनांक पर वैद्युत अपघटन संभव नहीं है। तो इस गलनांक को आपको कम करना पड़ेगा। तो इस गलनांक को कम करने के लिए इस एल्युमिना में आपने मिलाया एक तो क्रायोलाइट Na3Al(F6) प्लस एक मिलाया फ्लूरिस्पार। ये 2 चीजें आपको मिलानी पड़ेगी, जिसमें क्रायोलाइट का काम है ये इसके गलनांक को कम करता है, गलनांक को कर देगा कम। और कितना कम कर देगा, 1173 केल्विन तक कर देगा। मतलब 23 केल्विन से कितना कर दिया इसने, 1173 केल्विन कर दिया। और ये जो फ्लूरिस्पार है इसका काम क्या है, जैसे ये एल्युमिना की मान लो कि ये परत है, इस एल्युमिना की परत को ये क्या करता है, छिलता है, जिससे ये क्या हो जाती है, पतली होती चली जाती है। तो ये इसको क्या करता है, घिसाई मारने का काम करता है, यूं कह दो, या कह सकते हो आप कि इसको छिलने का काम करता है, परत की मोटाई को घटाता है। ये करता है परत की मोटाई को कम, परत की मोटाई को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपने क्या मिला दिया, क्रायोलाइट मिला दिया प्लस फ्लूरिस्पार मिला दिया, जिससे गलनांक कितना हो गया, 1173 केल्विन हो गया। अब आसानी से क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन हो जाएगा। अशुद्धियां हमेशा कहां जमा होती है, एनोड पर। किसके रूप में, एनोड पंख के रूप में। और शुद्ध धातु कहां प्राप्त होगी आपको, यहां पर। अब जो शुद्ध धातु होती है हमेशा वो ऊपरी सतह पर आ जाती है, तो धातु में क्या होगी भाई, धात्विक चमक होगी। और दूसरी बात, जैसे जैसे धातु ऊपर आएगी तो यहां से क्या होगा, ऊष्मा की हानि बाहर जा सकती, ऊष्मा बाहर चली जाएगी। तो इस ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए इसमें कार्बन का चूर्ण मिला देते हैं। ठीक है, पूछ सकता है सवाल, कार्बन का चूर्ण क्यों मिलाया जाता है, कार्बन चूर्ण इसमें मिला दिया जाता है, और उसका काम क्या है, ऊष्मा हानि को रोकना।
ऊष्मा हानि को रोकना, उसका काम है ऊष्मा हानि को रोकना। ऊष्मा की जो हानि होती है, ऊष्मा जो बाहर जाती है उसको ये रोकता है, और रोक कर क्या करता है, इसका अंदर का तापमान बराबर रखता है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या है, तो देखो इसमें दो तरह की अभिक्रियाएं और दोनों हमारे कोर्स में है, एक एनसीईआरटी की है और एक राजस्थान बोर्ड की है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की किताब में दोनों ही है, मैं दोनों बता देता हूं आपको। तो देखो भाई, पहले तो सरल सी क्या है, तो सबसे पहले ये जो एल्युमिना है, एल्युमिना, इसका वैद्युत अपघटन होगा, वैद्युत अपघटन होने से ये टूटेगा। तो देखो एल्युमिना टूटा किसमें, यहां टूट गया ये एल्युमिनियम में, प्लस किसमें टूट गया, ऑक्सीजन में। बैलेंस करना है, दो एल्युमिना। अब एल्युमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, +3। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। तो बैलेंस करोगे तो यहां क्या लग जाएगा, 2, और यहां लग जाएगा 3। तो ये टूट गया किस फॉर्म में, 2 एल्युमिनियम की फॉर्म में और किसमें, ऑक्सीजन की फॉर्म में। अब यहां से सबसे पहले आपने एक तो बनाया एनोड और एक बनाया आपने कैथोड। हमेशा हर बच्चे को ध्यान रखना, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। दूसरा कैथोड पर हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा और वहां इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। एक बात और, इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, जिसके पास पहले से ज्यादा हो, मतलब माइनस वाला। नेक्स्ट, और हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, प्लस वाला। तो जरूरत यहां किसको है, एल्युमिनियम को। तो ये 2 एल्युमिनियम आपने चिपका दिया। बताओ एल्युमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना दिया इसने एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम आपका प्राप्त हो गया। लेकिन अब ये 6 इलेक्ट्रॉन आए कहां से, तो यहां पर एनोड पर कौन है भाई, ग्रेफाइट की छड़ है। वो ग्रेफाइट की छड़ में कार्बन होता है, तो होगा क्या, ये जो 3 ऑक्सीजन है, पहले कार्बन की क्या होगी आपके पास, अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलेगा और जलकर यहां पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना, -2। ये इससे कनेक्ट होकर क्या बनाएगा, CO, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट, अभी भी आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो दूसरा कार्बन 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन पर चार्ज -2 है, रिएक्ट करके CO2 बना देगा, और कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। जरा सोचो, एनोड से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये कैथोड पर एल्युमिनियम ग्रहण कर लेगा और क्या बना देगा, 2 एल्युमिनियम। इस तरह से कैथोड पर एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। ये तो सिंपल अभिक्रिया थी, ठीक है, मतलब यूं कह सकते हैं आप, एकदम सिंपलेस्ट रिएक्शन, जिसमें क्रायोलाइट की कोई भूमिका नजर में नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है कि जब धातु का विद्युत अपघटन चल रहा है तो एल्युमिना अयस्क टूट रहा है एल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में। अब यहां से क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, ग्रेफाइट जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर CO और CO2 बनाएगा, और बनाते ही 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। वो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके पास, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करेंगे और एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम धातु में परिवर्तित कर देंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा हाल और हेराल्ड की विधि। एक और दूसरी रिएक्शन लिखें, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, और बोर्ड आपको पूछे तो यही लिखें आप कि एल्युमिनियम की धातुक्रम में हॉल व हेराल्ड की विधि को समझाइए। तो आप ऐसे लिखोगे उस बात को, हॉल व हेराल्ड की विधि में वैद्युत अपघटन किया जाता है। वैद्युत अपघटन के लिए यहां पर जो कार्बन का स्तर जो होगा आपके पास, कार्बन का स्तर बाहर की तरफ लगाओ, कार्बन का स्तर जो इनसाइड में लगा रहेगा और ग्रेफाइट की छड़ें रहेगी। जो कैथोड है वो किसका काम करेगा, यहां पर कैथोड काम करेगा, कार्बन की छड़ जो है वो काम करेगी कैथोड का, और ग्रेफाइट की छड़ें काम करेगी एनोड का। शुद्ध पदार्थ है वो कैथोड पर जमा हो जाएगा और अशुद्धियां एनोड पर जमा होगी, ठीक है। और इसके गलनांक को कम करने के लिए क्या मिलाते हो आप, क्रायोलाइट व फ्लूरस्पार। ये भी सवाल पूछ चुका है, हॉल व हेराल्ड की विधि में क्रायोलाइट व फ्लूरस्पार की क्या भूमिका है, ये गलनांक को कम करते हैं, ये इसकी भूमिका है, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, हॉल व हेराल्ड की विधि का, या यूं कह सकते हो उसकी प्रथम रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इसको शामिल करते हैं, तो देखना अब इसका क्या रोल होगा। अब इसमें होगा सबसे पहले फ्लूरस्पार टूटेगा, तो दूसरी सेकंड अभिक्रिया है जो इसकी वैकल्पिक अभिक्रिया है, तो यहां पर क्या होगा, Na3Al(F6), ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, 3NaF प्लस AlF3 में टूटेगा। टूट गया भाई, देख लो बैलेंस है, 3Na, F कितने 6, 3 और 3 6। अब यहां से AlF3 टूटेगा, Na का तो कोई भूमिका है नहीं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम केमिस्ट्री के कॉमन साल्ट होते हैं, सामान्य लवण होते हैं, इसलिए इनको हम शामिल नहीं करते। हमें तो एल्युमिनियम प्राप्त करना है, तो AlF3 को तोड़ो वापस, तो यहां से AlF3 टूटेगा और किसमें टूटेगा,
एल्युमिनियम +3 प्लस 3F माइनस। ठीक है, अब यहां से 3F माइनस है। अब यहां से आपका जो प्राप्त हो गया, वापस जो आयन प्राप्त हुए, इसके लिए आप एक तो बना दो एनोड और एक क्या बना दो भैया, कैथोड। एनोड पे हमेशा कौन, माइनस वाला, तो F माइनस का। कैथोड पे हमेशा कौन, एल्युमिनियम, ये आपका प्लस। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया और ये आपका प्राप्त हो गया 3 एल्युमिनियम आयन। नेक्स्ट, यहां से फ्लोरीन कितने आयन, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 फ्लोरीन है, तो ये देगा आपके पास फ्लोरीन की फॉर्म में +3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ्लोरीन तो हमेशा गैस के रूप में होता है, किसके रूप में, F2 के रूप में। F तो होता ही नहीं कुछ, F2 के रूप में होता है। तो बैलेंस करने के लिए आपने यहां पर क्या लगा दिया, 6, तो यहां पर क्या बाहर निकल जाएगी, 3F2 गैस। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6, तो इसके कितने मोल ले लो आप, 2 मोल ले लो, सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहां से एक तो क्रायोलाइट से आपको क्या प्राप्त हो गया, एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। अब अभी एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त होना बाकी है। तो यहां से जो एनोड से फ्लोरीन गैस निकली है, एनोड से निकली फ्लोरीन गैस क्या करेगी, Al2O3 से अभिक्रिया करेगी। क्या करेगी, Al2O3 से अभिक्रिया करेगी, कर कर इसका क्या बना देगी, यहां से ऑक्सीजन गैस बार, इसको आप बैलेंस कर दो, ये ऑक्सीजन बार, और ये इससे क्या बना देगा, AlF3 बना देगा, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करना वो आपके हाथ की बात है। कैसे, देखो एल्युमिनियम कितने हैं, 4, तो यहां लगा दिया 4। ऑक्सीजन कितने बेटा, 6, तो यहां लगा दिया 6। अब फ्लोरीन चेक करो कितना आपके पास, 4 × 12, तो यहां पर लगा दो आप 6। वापस देखो क्या प्राप्त हो गया आपको, AlF। AlF को इस तरह से वापस आप वियोजित कर दो, AlF3, देखो ये प्राप्त हुआ AlF3, वापस वियोजित होगा, एनोड पर क्या प्राप्त होगी, फ्लोरीन गैस, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम। तो एक एल्युमिनियम तो प्राप्त हो गया आपको किससे, एल्युमिना की F2 की रिएक्शन, एल्युमिना की F2 से रिएक्शन होने पर AlF3 बना। इस AlF3 से कैथोड पर क्या बन जाएगा आपका, एल्युमिनियम, और दूसरा क्रायोलाइट से आपको एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। इस तरह से जब आप क्रायोलाइट को काम में लेते हो तो एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, और लगभग इससे 97.8%, 97.8% शुद्ध जो आपका एल्युमिनियम है वो प्राप्त होता है। 97.8% शुद्ध एल्युमिनियम क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। यह कहलाती है आपके पास हॉल और हेराल्ड की विधि। एक बात और, जो पहली रिएक्शन है आपके पास, वहां देखिए आप कि क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तभी तो CO और CO2 बन रही है भाई। और यहां से भी एक सवाल और बन रहा है कि जैसे आपको यहां से एल्युमिनियम प्राप्त हो रही है, ये देखो ये एल्युमिनियम प्राप्त हो रही है, कैसे प्राप्त हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन के कारण। 6 इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, CO और CO2 बनने के कारण। तो CO और CO2 कैसे बने, जब कार्बन से अभिक्रिया हुई। तो अर्थात यहां पर एनोड की छड़ों से कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और 1 किलोग्राम एल्युमिनियम की प्राप्ति में आपका 0.5 kg कार्बन क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। 1 kg जो आपके पास क्या होगा, 1 kg एल्युमिनियम की प्राप्ति के लिए 0.5 kg कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, अर्थात उसका क्षरण हो रहा है। जैसे ये कार्बन की छड़ थी, अब इसमें से 0.5 किलोग्राम जा रहा है, तो छोटी तो हो ही रही है, तो कार्बन का क्षरण होता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया हॉल और हेराल्ड की विधि, जिससे हमें लगभग 97.8% शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। तो क्या देखा था आपने एल्युमिनियम की धातुक्रम में, हॉल, बेयर और सरपेक की विधि। फिर आपने दूसरा देखा था विद्युत अपघटन किसके जरिए करते हैं, हॉल और हेराल्ड की विधि से। क्या होता है इसमें, एनोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ें, और कार्बन का स्तर काम करता है कैथोड का। आप गलित एल्युमिना को विद्युत अपघटन के लिए टंकी में डाल देते हैं, लेकिन इसका विद्युत अपघटन संभव नहीं है, क्योंकि इसका गलनांक 23 केल्विन होता है, जिसे कम करने के लिए आप क्या मिलाते हैं इसमें, क्रायोलाइट व फ्लूरस्पार मिलाते हैं, जिससे गलनांक 1173 हो जाता है। गलनांक इतना कम होने पर इसका विद्युत अपघटन संभव हो जाता है, और निम्न 2 प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती है, एक क्रायोलाइट के जरिए और एक कार्बन के जरिए सीधा ही, जिसमें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूटता है।
एक पूर्ण ऑक्सीकरण और एक अधूरा ऑक्सीकरण से CO और CO2 बनती है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम क्या प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम आयन से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम धातु दे देते हैं। तो ये तो होगी आपके पास पहली। दूसरी जो वैकल्पिक विधि है, वैकल्पिक विधि में क्या होगा आपके पास, पहले क्रायोलाइट टूटेगा AlF3 में, AlF3 से फ्लोरीन निकलेगी और कैथोड पर एल्युमिनियम प्राप्त होगी, एल्युमिनियम धातु प्राप्त होगी। यहां से एनोड से जो फ्लोरीन गैस निकली है वो क्या करेगी भैया, एल्युमिना से रिएक्ट करेगी। यहां से एल्युमिना से रिएक्ट करके वापस AlF3 बनाएगी। AlF3 उसी तरह से वियोजित होगा और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम। तो इस तरह एल्युमिनियम की इल्ड लब्धि आपको ज्यादा प्राप्त हुई और लगभग 97.8% तक शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हुआ। आप कहोगे 100 या 99.9%, वो प्राप्त होता है हूप की विधि से, और हूप की विधि हमारे यहां पर सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं जिंक का धातुक्रम। एल्युमिनियम का धातुक्रम हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है जिंक का धातुक्रम, और सबसे पहले की क्लास में हम कॉपर का धातुक्रम पढ़ चुके थे। जिंक की धातुक्रम छोटा है ये, देखो इसमें इसका प्रमुख अयस्क पहला ZnS, जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट दूसरा होता है इसमें ZnCO3, इसको बोलते हैं केलामाइन या केलामीन। और तीसरा जो इसका प्रमुख अयस्क रह सकता है, जैसे एक तो हो गया ZnS, एक ZnCO3 केलामीन, एक जिंकाइट ZnO, एक हो सकता है क्या, जिंकाइट। लेकिन जो प्रमुख धातुक्रम में काम में आता है वो है जिंक सल्फाइड अयस्क है। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, सांद्रण किससे होगा सल्फाइड अयस्क का, झाग पल्लवन विधि से। नेक्स्ट उसके बाद पहला तो चूर्णीकरण होता है जो जैक रेसर से या बाल मिल से, दलित्र से हम कर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप सांद्रण झाग पल्लवन विधि से। नेक्स्ट तीसरा होता है आपका भर्जन। अब देखो इसमें भर्जन की अभिक्रियाएं क्या क्या बनने वाली है। तो सबसे पहले कोई भी सल्फाइड हो, सल्फेट हो या केलामीन हो, कार्बोनेट हो, सभी को किस में परिवर्तित किया जाएगा, ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड अयस्क है, जिंक सल्फाइड अयस्क को हम क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत करके किस में परिवर्तित कर देते हैं, ZnO प्लस SO2 गैस क्या होती है आपकी, बाहर चली जाती है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर यहां लगा दो 2, यहां लगा दिया आपने 2, सल्फर भी लगा दिया कितना, 2, तो ऑक्सीजन होगी 4 और 2 6। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, 3 और 2 आप इसको बैलेंस करा दो। ZnS से ZnO बना दिया। कभी कभी ये ऑक्सीकृत होकर जिंक सल्फेट भी बना देता है। नेक्स्ट अगला ZnCO3 है। ZnCO3 को जब आप गर्म करते हो तो यहां से ZnO की प्राप्ति होती है, प्लस CO2 गैस आपकी क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो चाहे आपका केलामीन हो, चाहे जिंक ब्लेंड हो या जिंक सल्फेट, ऑक्सीजन से क्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है पहले, तो जिंक सल्फेट भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ZnO में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब आपको ऑक्साइड प्राप्त करना है। इसके बाद भर्जन के बाद क्या आता है, इसका परगलन आता है। परगलन के लिए इसमें एक विशेष भट्टी प्रयुक्त की जाएगी और जिसका नाम होगा बेल्जियम की खड़ी विधि या रिटॉर्ट विधि। तो नेक्स्ट इसके बाद जो इसका परगलन होगा वो होगा किसमें, रिटॉर्ट विधि द्वारा, रिटॉर्ट विधि या बेल्जियम की विधि कह सकते हो, या बेल्जियम मेथड, बेल्जियम विधि। बेल्जियम विधि से क्या किया जाएगा, इसका परगलन किया जाएगा, जिसमें ये जो ZnO है, इस ZnO की क्रिया कार्बन से होती है और ये लगभग 1673 केल्विन पर रिएक्शन होगी। वेरी मोस्ट ये रिएक्शन होती है 1673 केल्विन पर, और इसमें से जिंक और CO आपका क्या होता है, बाहर चला जाता है। ये जो जिंक प्राप्त होता है, ये जिंक लगभग 97 से 98% तक शुद्ध होता है। ये 97 से 97 से 98% तक शुद्ध होता है
और ये जो शुद्ध जिंक है इतना, इसको आप अशुद्ध जिंक कहते हैं और इसका नाम होता है जिंक स्पेल्टर। इसका नाम होगा आपके पास क्या, जिंक स्पेल्टर, जिंक स्पेल्टर, जिसमें लगभग एंटीमनी, बिस्मथ, इस प्रकार की अशुद्धियां रहती है। इस अयस्क में इस प्रकार की अशुद्धियां रह सकती है। ये हो गया आपका क्या, जिंक स्पेल्टर, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद इसका शुद्धिकरण होता है, उसके बाद इसका क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण से लगभग हम 99.9 से 100% तक क्या प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध जिंक प्राप्त कर सकते हैं, जो वैद्युत अपघटन द्वारा होगा। इससे पहले हमने हाल और होराल्ड का प्रक्रम पढ़ा था, उसको आप इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं, याद रखना, वैद्युत अपघटन। हॉल व हेराल्ड की विधि से क्या प्राप्त होता है, एल्मुना से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और किससे होता है वो, एनोड और कैथोड पर अभिक्रियाओं से होता है। जहां एनोड पर अशुद्धियां प्राप्त होती है और कैथोड पर शुद्ध पदार्थ, उस धातुक्रम को इलेक्ट्रोमेटलर्जी या आप कह सकते हो वैद्युत धातुक्रम, वैद्युतीय या वैद्युत धातुक्रम भी कहते हैं। जिंक स्पेल्टर किसे कहते हैं, रिटॉर्ट विधि या बेल्जियम विधि से 1673 केल्विन ताप पर एक कॉलम होगा जिसमें जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे जिंक आपका प्राप्त होता है, एंटीमनी बिस्मथ की अशुद्धियां बाहर निकलती है, और इस अशुद्ध जिंक को क्या कहते हैं हम, जिंक स्पेल्टर कहते हैं। नेक्स्ट अगला धातुक्रम है आपके पास लोहे का धातुक्रम। चौथा और अंतिम धातुक्रम है आपका लोहे का धातुक्रम। नेक्स्ट आता आपके पास फोर्थ, लोहे का धातुक्रम। लोहे का धातुक्रम, लोहे का धातुक्रम, ये भी अच्छा है, मोस्ट है। प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, सबसे पहले Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमेटाइट। नेक्स्ट Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। नेक्स्ट अगला आपके पास Fe2O3.2S2O, ये कहलाता आपको हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट। नेक्स्ट होता है आपके पास FeCO3, इसको बोलते हैं सीडेराइट, सीडेराइट। और एक हो सकता है आपका आयरन ग्लांस, FeS2। तो देखो प्रमुख अयस्क आपके पास हेमेटाइट होता है, लेकिन तीनों को प्रमुख ही माना जाता है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3.2S2O लिमोनाइट, FeCO3 सीडेराइट और आयरन ग्लांस। नेक्स्ट अब इसके धातुक्रम में पहली बात तो वही चूर्णीकरण होगा, फिर सांद्रण, तो लोहा आ गया भाई। तो लोहे का सांद्रण की विधि क्या है आपके पास, सांद्रण की विधि इसमें आपके पास चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। सांद्रण की विधि क्या हो गई, चुंबकीय पृथक्करण की विधि हो गई। उसके बाद वर्जन किया जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद परगलन किया जाएगा, और बाकी की अभिक्रियाएं किस में आएगी, परगलन में आएगी। तो परगलन किस में होता है, वात्या भट्टी में होता है। परगलन किस में होगा, वात्या भट्टी में होता है। और राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन भी रह चुका है, लोहे के धातुक्रम में वात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए। ध्यान से पढ़ना, यहां से इसका 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो देखो पहले तो हम वात्या भट्टी को लगभग एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, जो हम पहले बना चुके थे। लोहे के लिए ये वात्या भट्टी होगी। लोहे की वात्या भट्टी में जब अभिक्रियाएं चलती है तो 4 अभिक्रिया केंद्र बनते हैं। पहला अभिक्रिया केंद्र बनेगा आपके पास अपचयन क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र जो बनेगा 673 से 973 केल्विन ताप पर। फिर बनेगा 1173 से 1473 केल्विन ताप पर। फिर बनेगा 1473 केल्विन से 1573 केल्विन ताप पर। और फिर बनेगा 17 से 21, 1773 से 2173 केल्विन ताप पर। अपचयन क्षेत्र इसको बोलते हैं ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र, ऊष्मीय अवशोषण क्षेत्र। उसके बाद बनता आपका गलन क्षेत्र,
और उसके बाद बनता आपका दहन क्षेत्र, दहन क्षेत्र। ठीक है, तो पहली बात याद करो, वात्या भट्टी में ऊपर कप और कौन व्यवस्था होती है। यहां पर क्या क्या डालते हो आप, यहां पर डालोगे एक तो वर्जित अयस्क, प्लस एक डालोगे आप क्या, कोक, प्लस एक डालोगे क्या आप, गालक। अयस्क के रूप में तो आपने वर्जित अयस्क डाल दिया, कोक के रूप में आपने कोयला डाल दिया, और यहां गालक क्या होगा, यहां होगा CaO, CO3 डालते हैं जो CaO में बदल जाता है। याद करो तांबे के धातुक्रम में गालक कौन था, SiO2 सिलिका, वो यहां पर अशुद्धि होगी। नेक्स्ट, अपचयन क्षेत्र में कहां से कहां, 673 से 973, उसमें क्षेत्र में 1173 से 1473, गलन क्षेत्र में 1400 से 1500, और दहन क्षेत्र में 1700 से 2100। इसमें 3 अभिक्रियाएं होगी, इसमें 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसमें CO बनता है। यह आपके पास कैसा क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र होगा आपके पास उष्मा शोषी क्षेत्र यहां पर, और यह होगा उष्मा क्षेपी क्षेत्र। चलो देखते हैं कौन कौन सी अभिक्रियाएं। तो देखो यहां पर सबसे पहले अपचयन क्षेत्र 3 अभिक्रियाएं। हेमेटाइट से क्या बनेगा आपका, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से क्या बनेगा आपका, FeO, और FeO से क्या बनेगा आपका, Fe बनेगा। देखो ये पड़ा हेमेटाइट, ये पड़ा मैग्नेटाइट। हेमेटाइट से मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट से FeO, FeO से Fe। CO को लगाइए, CO2 को भगाइए। देखो यहां पर आपके पास CO, यहां पर CO, यहां पर भी CO, और भगाना किसको, बाहर किसको निकालना है, CO2, CO2, CO2। आप कहोगे बैलेंस नहीं है, बिल्कुल बैलेंस में कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको। यहां लगा दिया आपने 3, यहां लगा दिया आपने 2। अब चेक करो बैलेंस ही है। ऑक्सीजन चेक करो, 9 और 1 10, 8 और 2 10, बैलेंस है। ऐसे यहां 3 है, यहां लगा दो 3। अब चेक करो ऑक्सीजन, चेक कर लो, कार्बन तो एक ही है, कार्बन इसमें भी एक है। ऑक्सीजन चेक करो, 4 और 1 5, इधर 3 और 2 5, और ये तो बैलेंस ही है। तो क्या लिखोगे, अपचयन क्षेत्र 673 से 973 केल्विन ताप पर होता है। हेमेटाइट से मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट से FeO, FeO से Fe। CO को लगाना है, CO2 को भगाना है। नेक्स्ट, यहां पर 1273 केल्विन ताप पर अब यहां आपने गालक मिलाना है। गालक के लिए आपने क्या मिलाया, इसमें 3 अभिक्रियाएं देखो, CaCO3 होता है, चूना पत्थर। जैसे ही 1273 केल्विन के लगभग ताप पहुंचता है, यह टूट जाता है किसमें, CaO प्लस CO2 में। एक चीज और, यहां से जो आपका लोहा बना है ये कहलाता है आपका स्पंजी लोहा। ये कैसा कहलाता है, स्पंजी लोहा कहलाता है। ध्यान रखना, स्पंजी लोहा कहलाएगा। जो अपचयन क्षेत्र से लोहा प्राप्त हुआ है FeO के रूप में जनरली प्राप्त होता है, जिसे हम स्पंजी लोहा कहते हैं। उसमें क्षेत्र में सबसे पहले चूना पत्थर CaO में टूटता है, जो क्या होता है हमारा, गालक होता है। फिर ये गालक जो है आपके पास CaO, ये अशुद्धि से क्रिया करता है। ये गालक है और ये आपकी क्या है, अशुद्धि है। गालक अशुद्धि से क्रिया कर क्या बना देता है, यहां पर CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट। और यह अशुद्धि किट के रूप में बाहर निकल जाती है। जब भी गालक किसी अशुद्धि से क्रिया करता है, वो किट के रूप में बाहर निकलती है। और तीसरी बात, यह FeO CO के साथ यह अभिक्रिया इसमें भी रह सकती है। FeO CO के साथ अभिक्रिया करके स्पंजी आयरन देगा। और अगली बात, वाष्पशील अशुद्धियां कार्बन से अभिक्रिया कर, क्योंकि अब नीचे की तरफ कार्बन अपचायक बनने लग जाता है, कार्बन से अभिक्रिया कर बाहर चली जाती है। जैसे आपने कहा अशुद्धियां MnO2 के रूप में, अशुद्धियां आपके पास P2O5 के रूप में, तो वो कार्बन से अभिक्रिया करती है, और कार्बन से अभिक्रिया कर CO के रूप में, तो 2 ले लो, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो Mn आपका प्राप्त होगा प्लस 2 CO। ऐसे ही 5O2 है तो 5 कार्बन 5 ऑक्सीजन, तो ये आपका प्राप्त हो गया फास्फोरस प्लस 5 CO। तो जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो कार्बन से अभिक्रिया कर CO के रूप में बाहर चली जाती है। नेक्स्ट, गलन क्षेत्र जो आपका होता है, गलन क्षेत्र में क्या है, गलन क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो जो आपका कार्बन है वो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, जिसके लिए आपको 163 किलोजूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
और सबसे लास्ट में दहन क्षेत्र जो होगा, दहन क्षेत्र में ये बना हुआ CO है, ये दोबारा से क्या होगा भैया, ये बना हुआ CO ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगा आपका 2CO2 बना देगा, और यहां से लगभग 393.5 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो मीन्स ये तो हो गया ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और ये क्या हो गया आपका ऊष्माशोषी प्रक्रम। यहां से एक तरफ से अशुद्धियां बाहर जाती है, जो हम पहले बात कर चुके हैं सामान्य धातुक्रम में, जिसे आप क्या कहते हैं, स्लग कहते हैं, ठीक है, धातुमल कहते हैं आप उसे। और यहां से आपका जो लोहा प्राप्त होगा, ध्यान रखने वाली बात है, यहां से जो लोहा प्राप्त होगा उसमें कार्बन की अशुद्धियां होगी, और उसमें 4% तक कार्बन होगा, जिसे आप बोलोगे पिग आयरन। जिसे क्या कहोगे आप, पिग आयरन कहते हो इसको, ढलवा लोहा, जिसे आप क्या कहते हैं, ढलवा लोहा तो आगे आएगा, वैसे आप इसको क्या बोल दो, पिग आयरन ही कह दो एक बार। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, पिग आयरन। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे में अशुद्ध लोहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं, जिसमें 4% तक क्या होता है आपके पास, कार्बन की मात्रा होती है। इस कार्बन की अशुद्धि के आधार पर लोहा 4 प्रकार का, वो भी बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार दोबारा देख लें। नेक्स्ट देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया लोहे का धातुक्रम, प्रमुख एस, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन ग्लास। संपूर्ण अभिक्रियाएं किसमें होती है, वात्या भट्टी में होती है। वात्या भट्टी में 4 अभिक्रिया केंद्र बन जाते हैं, क्या क्या, अपचयन क्षेत्र, उसमें अवशोषण क्षेत्र, गलन क्षेत्र, दहन क्षेत्र। इसमें 3 अभिक्रियाएं होती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट FeO, FeO से Fe, CO को लगाना, CO2 को भगाना है। नेक्स्ट, उसमें अवशोषण क्षेत्र, उसमें सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, फिर वहां से गालक प्राप्त होगा जो अशुद्धि सिलिका से अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम सिलिकेट के रूप में बाहर चला जाएगा। वाष्पशील अशुद्धियां बाहर चली जाती है। गलन क्षेत्र में CO बनता है, ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, और दहन क्षेत्र में CO2 बनती है और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। इस तरह से जो ये लोहा निकलता है, उस लोहे में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, कपसीमन। देखो कपसीमन। अगर पूछा जाए कि वात्या भट्टी में लोहे से निकलने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी है, तो वो होगा कार्बन के रूप में, ये देख लीजिए यहां पर, फास्फोरस के रूप में, ये देख लो, सिलिकॉन SiO2 के रूप में, सिलिका के रूप में, या फिर मैग्नीज के रूप में, मैग्नीज पड़ा, सिलिका पड़ा, इस रूप में कपसीमन के रूप में अशुद्धियां बाहर निकल जाती है, या कुछ अशुद्धियां रह जाती है, बाहर निकलती है लेकिन कुछ रह भी जाती है। ये अशुद्धियां नेक्स्ट प्रक्रम में पूरी होती है, जब आप 4% कार्बन वाले किसको, लोहे को गर्म करते हो और उससे शुद्धिकृत करते हो, तब जाके हमारे पास ये अशुद्धियां बाहर निकलती है। इस लेक्चर में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इसका जो धातुक्रम है, इसको आगे कार्बन की मात्रा के आधार पर हम अशुद्धियों को पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसमें लोहे के प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे तरह से पढ़ते रहें। नमस्कार।